आज है 4 अगस्त। कितना तारीख है आज? बोलो बोलो। एक छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं, बहुत ही छोटा सा लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व। 2 वर्ड है और इसी 2 वर्ड को समझना है। कभी कभी कुछ लोग इसको एक ही चीज़ समझ लेते हैं, मतलब कोई आइटम रहता है, अकाउंटिंग आइटम्स, एंड उसको ही वो इधर रिजर्व या प्रॉफिट प्रोविजन समझ लेते हैं। बट कहीं ना कहीं दोनों को हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि प्रोविजंस क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। सबसे पहले आप रिजर्व वर्ड को समझेंगे। रिजर्व क्या है? रिजर्व को हिंदी में संचय कहते हैं। संचय क्या कहते हैं बेटा? संचय। ऐसे संचय। कोई समझा सकता है संचय का मतलब क्या होता है? रिजर्व होता है। रिजर्व का मतलब संचय होता है। वेरी गुड। संचय मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इकट्ठा करके एक जगह रखना, कहीं से उठाकर, किसी पर्पस के लिए या फ्यूचर में होने वाले कोई भी चीज़ें, कॉन्टीजेंसीज के लिए। एंड संचय इज कॉल्ड द रिजर्व। रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जैसे आप लोग बचपन में या शायद अभी भी घर में गुल्लक रखते हैं। गुल्लक गुल्लक कोई बच्चे मेंटेन करते रखते हैं क्या? कभी बचपन में रखे? अभी कभी ऐसा हुआ? क्यों रखते थे गुल्लक? गुल्लक के लिए कोई पर्पस बनाते थे कि हाँ ये जो चीज़ है, इस चीज़ के लिए हम गुल्लक में पैसा रख रहे हैं, जब गुल्लक फुल हो जाएगा तो उसको फोड़ेंगे और उस पैसे से वही काम करेंगे। बातें नहीं प्लीज। करते थे ऐसा? कभी आपने कभी सोचा ऐसा? तो संचय भी एक तरीके से समझ लो, या रिजर्व एक तरीके से गुल्लक है। क्या है? गुल्लक। कि इस पर्पस के लिए हम इसमें पैसा डाल रहे हैं, इस पर्पस के लिए इस गुल्लक में, 3-4 गुल्लक अब रखे हुए हैं। इस पर्पस के लिए गुल्लक भर जाएगा तो एक घड़ी खरीदेंगे, ये गुल्लक भर जाए तो कपड़ा खरीदेंगे, ये गुल्लक भर जाएगा तो ये कर देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन जब लोग बड़े होते हैं, जब अर्निंग करने लगते हैं, तो उनके पास वो क्या है ना, मैच्योर इनफ हो जाते हैं, तो वो अपना गुल्लक नहीं, बट हाँ वो अपने इनकम का या कुछ प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है रिजर्व रखते हैं, सेट असाइड करते हैं कि भैया उसी पर्पस के लिए, या वो चीज़ होगा तो हम उसको यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो उसको बोलते हैं रिजर्व। क्या बोलते हैं बेटा? रिजर्व। तो सिर्फ प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन को हिंदी में कहते हैं प्रावधान। प्रोविजन मीन्स द estimation of future expected losses or expenses which are known the liability but we cannot determine accurately या or actually। यानी प्रोविजन मीन्स द एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंस। फ्यूचर में एक्सपेंस होगा, ये कंफर्म है। फ्यूचर में ये लायबिलिटी होगा, ये कंफर्म है, बट ये कंफर्म नहीं है कि एक्चुअल में उतना ही होगा। उसको हम प्रोविजन कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका एक डेटर है। आपका कौन है? एक डेटर। डेटर समझते हैं ना? डेटर क्या होता है? लायबिलिटी होता है कि एसेट होता है? एसेट होता है। डेटर का मतलब जिसके यहाँ पैसा मेरा बाकी है, मुझे पैसा लेना है, वही ना डेटर कहलाता है। अब कोई भी डेटर या बहुत सारे डेटर्स है जिसके यहाँ सब पूरा मिलाकर 1 लाख रुपया मेरा बकाया है। तुम ये सोच सकते हो ना कि फ्यूचर में हो सकता है कि 5%, 10% इतना पैसा डूब सकता है। जब किसी के यहाँ पैसा आपका बाकी हो तो तुम प्रोविजन लेकर चलोगे, भैया इतना तो डुबा देगा। या जब हम बिजनेस करते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि इतना पैसा हो सकता है कि लॉस हो जाएगा, लेकिन डेटर कितना डुबाएगा एक्चुअल में ये हमको पता नहीं है। इसीलिए डेटर के केस में हम 2 टर्म यूज करते हैं कि बैड डेट्स और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कभी सुना है आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का नाम? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल मतलब शक, मतलब कि डाउट है कि ये पैसा डूब जाएगा, इसलिए हम प्रोविजन कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम पड़ता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो सर बैड डेट क्या होता है? बैड डेट इज नॉट द प्रोविजन, बैड डेट इज द एक्चुअल लॉस विच आर नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर। जर्नल में हमने कोई ऐसा क्वेश्चन था, उसमें हमने डाउटफुल डेटर पे काम किया था।
जहाँ पर डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इतना पैसा रिकवर कर पाते, इतना डूब जाता है। तो जो पैसा डूब जाता है उसको बोलते हैं बैड डेट्स, उसको प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं? बैड डेट। बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट बोथ आर डिफरेंट। बैड डेट मीन्स द एक्चुअल लॉस विच आर नॉट रिकवर फ्रॉम द डेटर। हम डेटर से मांगने के बोला इतना ही हम नहीं देंगे, हो गया, तो मेरा पैसा डूब गया, तो वो एक्चुअल, वो डिटरमाइन हो गया, वो एक्चुअल है, डिटरमाइन हो गया। बट जो एक्चुअल नहीं है, लगता है कि डूब जाएगा। हम कस्टमर के पास जाते हैं पैसा मांगने, वो आज बोलता है, कल बोलता है, इतना ही देता है, हमको डाउट है उस पर कि इतना डुबा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोविजन बोलेंगे। तो प्रोविजन क्या है कि नोन लायबिलिटी, नोन, अननोन नहीं, नोन लायबिलिटी, जो हमें लगता है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है या एक्सपेंसिव हो सकता है, जिसके लिए अभी हम क्या करते हैं? प्रोविजन कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। समझ गए ना? हम मान लो पूरे साल भर इनकम जनरेट कर रहे हैं, बातें नहीं करें प्लीज, पूरे साल भर इनकम जनरेट कर रहे हैं, हमारा एक समय ऐसा होगा कि इनकम टैक्स हमको देना पड़ेगा, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, है ना? जब सुन रहे होंगे जुलाई और अभी 31 अगस्त को ITR 3 सब मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा, है ना? ऑडिट का अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है। बट पूरे साल भर में जो हम इनकम जनरेट करते हैं तो मेरा टैक्स कटते रहता है या टैक्स देते हैं। मुझे पता है कि एक्चुअल में इतना ही टैक्स बनेगा 31 मार्च 2026 को या 31 मार्च जो आने वाला 27 है, उसमें एक्चुअल में पता है? नहीं पता है। तो टैक्स अभी हम समटाइम क्या करते हैं? प्रोविजन करते हैं कि इतना खर्चा हो जाएगा, इतना टैक्स हमको सरकार को देना पड़ेगा। और जो हमें खर्चा देना पड़ेगा वो मेरे लिए भी क्या है? फ्यूचर लायबिलिटी है कि नहीं? बोलिए हाँ है ना? फ्यूचर नॉन लायबिलिटी है, बट वो एक्चुअली में एक्यूरेट में उतना ही अमाउंट होगा ऐसा नहीं है। हमें पता है कि टैक्स देंगे, हमें पता है कि फ्यूचर की लायबिलिटी है, बट ये पता नहीं कि इतना ही है, 10,000 है, 20,000 नहीं। हाँ, उसके आसपास हम प्रोविजन डिटरमाइन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? तो किसी चीज का एस्टिमेशन करना एक्चुअल नहीं होता है, बट आप पहले से उसको एस्टिमेट करके इतना हम मेंटेन कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन। क्या बोलते हैं बेटा? दूसरा, जैसे मान लो ये मशीनरी, ये क्या है आपका? डिजिटल बोर्ड क्या है? ये मशीन है ना? आप जानते हैं ना, मशीन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे वियर एंड टियर के कारण एक चीज चार्ज होता है, जिसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंसेस है कि नॉन कैश एक्सपेंस है? डेप्रिसिएशन क्या है? अभी रुक जाइए, अभी पानी नहीं। डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस है कि नॉन कैश एक्सपेंसेस है? बोलिए। नॉन कैश एक्सपेंसेस है। लेकिन आप क्या करते हैं कि इस पे आप डेप्रिसिएशन डिटरमाइन के 10%, 15% ये वैल्यू इसका क्या होगा? साल भर साल क्या होगा? गिरता चला जाएगा। लेकिन तुम मुझे बताओ, आप सब लोग सोचिए, लॉजिकली सोचिए, सेंसिबली सोचिए कि हम मशीन पे 15% डेप्रिसिएशन लगाते हैं साल भर साल, एक्चुअली जब बेचने जाएंगे तो क्या 15% ही कम पे बिकेगा? वो हो सकता है 12% कम पे बिके, हो सकता है 20% कम पे बिके, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन। एंड डेप्रिसिएशन इज नॉट द एक्चुअल एक्सपेंसेस, इट इज जस्ट द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन इज नॉट द, मेरे साथ बोलना होगा आप लोगों को, डेप्रिसिएशन इज नॉट द एक्चुअल, इट इज जस्ट द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, जो हमें लगता है कि फ्यूचर में इतना हो जाएगा। बैड डेट इज द एक्चुअल एक्सपेंसेस, बैड डेट इज द, बट डाउटफुल डेट इज नॉट द actual. Doubtful debt is what? The provision which may be bad, हो सकता है डूब जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एनी क्लेम्स। जैसे मान लो कि आप हमारे वर्कर्स हैं, आप हमारे यहां काम करते हैं। अब आप हमारे यहां काम करते हैं, पूरे साल भर जब काम करोगे, फिर फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क या ऑफिस वर्क में कोई काम करोगे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ एक्सीडेंटल इवेंट हो सकते हैं, जहाँ पर किसी को लॉस या किसी को कुछ हो सकता है, इंजरी हो सकता है। तो हमारे वर्कर हमारे क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्लेम करेंगे। उनके लिए हम क्या करेंगे भैया? वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वर्कर इतना ही रुपये का क्लेम करेगा, पता है? नहीं पता। दूसरा, एज अ शॉपकीपर और एज अ बिजनेसमैन, जब कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो आप उसमें एक चीज़ देते हैं जो सेल के बाद भी वो अप्लाई होता है, जिसको बोलते हैं वारंटी। क्या बोलते हैं? वारंटी। समझते हैं ना? अब मान लो कि कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन सामान बेचा, उसने बोला 1 साल का सर वारंटी है। ये पॉसिबल है कि जो वो सामान बेचता है तो 1 साल के भीतर उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। प्रॉब्लम हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि सारे प्रोडक्ट में 1 साल के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा।
लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन सामान बेचता है ना, तो वो 1 साल का अगर वो वारंटी देता है तो उसको लगता है कि भैया अगर वारंटी क्लेम होगा तो हमको काम करना पड़ेगा फ्री ऑफ। लेकिन मुझे बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कस्टमर के लिए है ना। हमारा आदमी वहाँ काम करने जाएगा, उसको तो हम सैलरी, ट्रैवलिंग खर्चा सब देंगे ना। आप एसी खरीदते हैं, आप कार खरीदते हैं, आप कोई मशीन खरीदते हैं, उसमें प्रॉब्लम आता है, आपका टेक्नीशियन आपके घर आता है, वो चेक करता है, चेंज करता है, बदलता है, लेबर खर्च, वो बोलता है कि सर या मैम ये सामान का खर्चा लगेगा, लेबर का खर्चा नहीं। लेकिन लेबर का खर्चा कौन बियर कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन बियर कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसेस हो गया ना, तो वो पहले से क्या करेगा, इसके लिए प्रोविजन कर लिया कि इतना कोई वारंटी क्लेम आ सकता है। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, दिस इज ऑल्सो द प्रोविजन विच इज नॉट द एक्चुअल। और ये रिजर्व नहीं है, रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही चैप्टर सब है। थोड़ा सा हम लोग अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ जो हम लोग नोट्स बनाए उसको पढ़िए, यही ना, वो तो ऊपर चले गए। प्रोविजन एंड रिजर्व, देखिए क्या है, लैंग्वेज पढ़िएगा ध्यान से। 2 वर्ड है, प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन का मतलब क्या होता है बेटा, बोलोगे? प्रावधान। प्रोविजन मीन्स एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस विच मे बी हैपन इन द फ्यूचर। प्रोविजन मीन्स एन अमाउंट सेट असाइड और एन अरेंजमेंट मेड इन एडवांस। कोई चीज़ हम एडवांस में यानी पहले ही कर लेते हैं, इसको उठाओ, एडवांस, मेड इन एडवांस टू मीट द नोन लायबिलिटी। इसको अंडरलाइन करिएगा, नोन लायबिलिटीज, एक्सपेक्टेड लॉस और एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और एनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। In other words, we can say that a provision is an amount set aside out of profits to cover the known liability or an expected loss, the exact amount of which cannot be determined in the certainty. यानी हम एग्जैक्ट अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसके आसपास हम प्रोविजन कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? प्रोविजन। एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल से, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का हम प्रोविजन कर रहे हैं कि हमको टैक्स कितना फ्यूचर देना है, उसका हम पहले से प्रोविजन करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर एनी क्लेम्स लाइक वारंटी क्लेम्स। बैड डेट प्रोविजन है कि नहीं है? नहीं है, बैड डेट प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन है, ठीक ना। मीनिंग ऑफ रिजर्व्स एंड इट्स टाइप्स। रिजर्व्स देखो, रिजर्व प्रोविजन सेम होता है कि अलग अलग होता है? रिजर्व प्रॉफिट सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। रिजर्व किस चीज से क्रिएट होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अ रिजर्व इज एन अमाउंट एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग जगह रखना। यानी मान लो कि 100 रुपया हमने प्रॉफिट कमाया, 100 रुपया हमने, उसमें 10 रुपया इधर 10 रुपया उधर, तो उसको एप्रोप्रिएट करना कहते हैं। क्या करना? एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। हम प्रॉफिट रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं कि भैया हमारे पास फ्यूचर के होने वाले कॉन्टिजेंसी को से लड़ने के लिए, यानी फ्यूचर में जो लॉस होंगे उसको मीटअप करने के लिए मेरे पास रिजर्व होना चाहिए। अगर हम रिजर्व नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में कभी भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग जोन में रखने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? रिजर्व क्रिएट करते हैं। अब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस और टू मीट द फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज। कॉन्टिजेंसी मतलब क्या होता है? अर्न्स। इसका मीनिंग लिखवाए हुए हैं, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर, लिखवाए हुए हैं। चलिए, प्रोविजन एंड रिजर्व बोथ आर डिफरेंट। अनलाइक द प्रोविजन इज reserve is not created, unlike the provision a reserve is not created to meet the known liability। known liability को मीट करने के लिए क्या क्रिएट करते हैं? प्रोविजन क्रिएट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ रिजर्व, ये देखिए ध्यान से, ये इजी है। रेवेन्यू रिजर्व जो होता है, जैसे मान लो कि हम बिजनेस ऑपरेशन करते हैं,
बिजनेस ऑपरेशन मतलब बिजनेस एक्टिविटी, जो नॉर्मल बिजनेस हमारा चलता है, नॉर्मल बिजनेस जो गुड्स को सेल करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? तो बिजनेस ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें जो प्रॉफिट बनाते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? 2-3 बच्चा बोला क्या बोलते हैं? और रेवेन्यू प्रॉफिट से कुछ पैसा हम अलग रखते हैं रिजर्व के रूप में, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। क्या बोलते हैं बेटा? रेवेन्यू रिजर्व। और रेवेन्यू रिजर्व का कुछ एग्जांपल है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एटसेट्रा। कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ो। रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स। और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस। ये ऑपरेशन वर्ड लिखा हुआ है, क्या दिखा? अब एक कैपिटल प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल रिजर्व, ये अलग होते हैं। ये किसी इवेंट के होने से जो फायदा होता है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट का पोर्शन हम एक रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। जैसे मान लो हमने एक लैंड खरीदा 1 करोड़ रुपए का, हमने वो लैंड को 1,40,00,000 में बेच दिया। 40 लाख का जो प्रॉफिट है वो कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? और उस प्रॉफिट को हम एक रिजर्व में डालेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे? सर कैपिटल प्रॉफिट क्यों कहलाएगा? बिकॉज लैंड का बेचना हमारे लिए नॉर्मल बिजनेस का काम नहीं है। सर अगर रियल एस्टेट का कोई बिजनेस है, रियल एस्टेट समझते हैं ना? रियल एस्टेट तो मतलब ऐसा खरीदने बेचना, यानी लैंड प्रॉपर्टी का ब्रोकर जो खरीदने बेचने काम करता है, तो उसके लिए लैंड प्रॉपर्टी सब जो है वो आपका गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और उसके लिए जो उससे प्रॉफिट होगा उसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि उनका बिजनेस है। लेकिन मान लो कि मेरा बिजनेस है गुड्स बेचना, मतलब कपड़ा का दुकान खोले हुए, लेकिन उसी बीच में हमने जो पैसा कमाया उसमें हमने एक लैंड खरीदा और 5 साल बाद उसको बेचकर 40 लाख प्रॉफिट बनाया, तो वो 40 लाख प्रॉफिट कैपिटल एसेट्स को बेचने पे आया। किस एसेट्स को बेचने पे? कैपिटल एसेट्स। और कैपिटल एसेट्स को बेचकर जो कैपिटल प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं एक रिजर्व में, जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी क्या इशू करती है? शेयर। आईपीओ में जैसे कंपनी अपने ओनरशिप को बेचती है, ओनरशिप को बेचने से कंपनी में जो डायरेक्टर है या प्रोमोटर्स, उनके ओनरशिप कमते हैं, और जिनके पास शेयर जाता है उनको उसकी ओनरशिप मिल जाती है। बट उसके बिहाफ में क्या देते हैं हम? कंपनी को पैसा देते हैं। तो वो जो पैसा आता है उसी पैसा को मान लो हम जो क्रिएट करते हैं प्रॉफिट या प्रीमियम पे, जैसे सुने कभी शेयर प्रीमियम पे, ऐसा नहीं ना सुने हैं, अभी जस्ट सुनेंगे, आगे सुनेंगे आप। जैसे कंपनी जब अपने बेस प्राइस से ज़्यादा पे शेयर इशू करती है ना, जब कंपनी अपने बेस प्राइस या फेस वैल्यू से ज़्यादा पे शेयर इशू करती है तो उसको प्रीमियम कहते हैं। याद है आपको? एक दिन हम आपको वेदांता का कहानी बता रहे थे, जैसे ये प्रॉफिट, वो उस दिन हुआ क्या था कि जिस कंपनी में प्रॉफिट हुआ था मेरा, उस कंपनी में वेदांता का शेयर जब लिस्ट हुआ था ना स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट को कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर मार्केट को। तो जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ था उसमें जो उसका बेस प्राइस कंपनी का था उससे ऊंचे भाव पे लिस्ट हुआ था। मान लो कंपनी का बेस प्राइस 100 रुपया है, कितना है? 100 रुपया है, और 150 पे लिस्ट हो रहा है। कितना पे लिस्ट हो रहा है? यानी कितने फायदे पे लिस्ट हो रहा है? तो वो 50 रुपये प्रीमियम में जाता है। कहाँ जाता है बेटा? प्रीमियम में। और वो जो प्रीमियम जो कंपनी के लिए प्रॉफिट है वो डेली का प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए उसको कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। क्या कहेंगे बेटा? कैपिटल प्रॉफिट। पढ़िए, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। कुछ एग्जांपल है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ये क्लास 12th में फॉरफिचर पढ़ना है। फॉरफिटेड शेयर क्या होता है? जब कंपनी शेयर इशू करती है तो जो शेयर होल्डर अप्लाई करते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कुछ शेयर होल्डर शेयर का आगे का जो रिमेनिंग पैसा होता है वो नहीं देते, मतलब कुछ पैसा देते हैं कुछ पैसा, तो कंपनी उसको ना ये नोटिस भेजती है कि आपका जो पैसा बकाया है वो आप कंपनी को दीजिए। उसके बावजूद भी शेयर होल्डर पैसा नहीं देते हैं तो उसके शेयर को फॉरफिट किया जाता है। क्या कहता है? फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब जानते हो क्या होता है? बता सकते हो कोई बच्चे? फॉरफिट मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? जब्त करना। जैसे मान लो कि ये है, हमने इनका ले लिया पेन,
ये हमने फॉरफिट कर लिया, अब ये मेरा हो गया, जब्त कर लिया। अब बोले सर सीज वर्ड क्या नहीं यूज करेंगे, यही तो अकाउंटिंग है। अब कंपनी लॉ में फॉरफिट वर्ड लिखा हुआ है तो यू हैव टू यूज द वर्ड फॉरफीचर, डोंट हैव टू यूज सीजर। सीज नहीं, सीज लीगल टर्म में वो अलग हो जाएगा। सर यहाँ पर सीज लिखेंगे तो नहीं, मतलब प्रॉफिट ऑन रिस्क ऑफ सीजर ऑफ शेयर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सीजर नहीं, क्या यूज करेंगे बेटा, फॉरफीचर। क्या यूज करेंगे बेटा, फॉरफीचर, मतलब जब्त करता है, वहाँ जो प्रॉफिट होता है वो। शेयर को हमने प्रीमियम पे इशू किया तो फायदा, प्रॉफिट ऑन बिफोर इनकॉर्पोरेशन, मान लो कोई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने वाला है, उससे पहले जो प्रॉफिट कमाया उसको भी हम कैपिटल प्रॉफिट ही कहेंगे। और ये सारे प्रॉफिट को ट्रांसफर कहाँ करेंगे बेटा, कैपिटल, बोलो बोलो, रिजर्व में। एक है सीक्रेट प्रॉफिट, बड़ा अच्छा चीज है ये। कभी कभी आपके लाइफ में आपने भी कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जैसे मान लो कि बहुत बहुत पैसा वाला है, एकदम बहुत पैसा वाला, करोड़पति है, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से रहता है, सीक्रेटली मेंटेन करता है। अब अलग पांडे को भी जानते होंगे, अब वो उसके पास लगभग 20,000 करोड़ का संपत्ति होगा, 20,000 करोड़, लेकिन कितना सिंपलिसिटी से जीता है कि नहीं, देखे ना। अब यह असम फ्लड रिलीफ में कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है, लोगों के रहने के लिए, बच्चों के कपड़े के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, प्लस फूड तो अलग ही है। अनन्या बिरला का भी नाम सुने होंगे। अनन्या बिरला किसकी बेटी है, कुमार मंगलम बिरला। आदित्य बिरला उसके दादाजी थे और कुमार मंगलम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए, सिंप्लिसिटी देखिए, कंपनी भी कभी कभी क्या करती है, जितना प्रॉफिट कंपनी कमाती है वो उतना शो नहीं करती, कम करके शो करती है। जैसे मान लो इसका वैल्यू अभी मान लो कि 1 लाख रुपया है, हम इसको बैलेंस शीट में 80,000 ही दिखा रहे हैं, कम करके दिखाओ तो हम कितना, हम कम दिखा रहे हैं, मतलब वो सीक्रेटली हम प्रॉफिट क्रिएट किए हुए जो दिख नहीं रहा है। तो जब हम एसेट्स के वैल्यू को कम करके दिखाएं और लायबिलिटीज के वैल्यू को ज्यादा करके दिखाएं तो इस दोनों वैल्यू से क्रिएट होता है प्रॉफिट, जिसको हम एक तरीके से सीक्रेट, यानी कोई रिजर्व अलग से क्रिएट नहीं होता है, बट उसको कम करके आप शो करते हैं कि भैया जब बिकेगा ना तो ज्यादा प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। यानी आपकी पोजीशन कम दिख रही है, मतलब आपका नेटवर्थ मान लो 10 करोड़ का है लेकिन आप 8 करोड़ ही दिखा रहे हो। सबको दिख कितना रहा है, नहीं, आपका पोजीशन रियल में 10 करोड़ का है लेकिन अपने आप को आप 8 करोड़ दिखा रहे हो। जो हम दिखाएंगे आपको वही दिखेगा ना, नहीं समझे आप? 8 करोड़ बोले थे, सॉरी हम सुनाई नहीं। यानी आप रियल में कितने करोड़ के हैं, आप पब्लिक को या मतलब सोसाइटी को आप कितना दिखा रहे हैं, तो आप 2 करोड़ रुपया कहने का सीक्रेटली प्रॉफिट मेंटेन किया, उसको क्या बोलते हैं, सीक्रेट रिजर्व। क्या बोलते हैं सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कभी अगर जरूरत पड़े तो हम उस रिजर्व को यूज कर सके। पढ़िए इसके बारे में। A secret reserve is a reserve that does not appear openly in the balance sheet, यानी जिसको हम ओपनली दिखाते नहीं है, बस अपनी चीज को कम करके दिखाते हैं। आप लोगों में भी होंगे, आपके कोई फ्रेंड भी होंगे, रखता पैसा लेकिन बताता नहीं है। आप लोग में सीक्रेट मेंटेन करते अपने नॉलेज को या पढ़ाई को। ड्यूरिंग द एग्जाम आप बोलते हैं ना कुछ नहीं आता है, बैठे हुए रहते हैं लिख कर, है कि नहीं है सीक्रेट ओपन, यानी जिसको ओपनली आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाते उसको क्या बोलेंगे बेटा, इट इज क्रिएटेड बाय अंडरस्टेटिंग। अंडरस्टेटमेंट समझते हैं, अंडर मतलब क्या होता है, कम, अंडरस्टेटिंग मतलब कम दिखाना, अंडरस्टेट है ना, अंडरस्टेटिंग द एसेट यानी एसेट्स को कम दिखाना, या ओवर स्टेटिंग द लायबिलिटी या लायबिलिटीज को ज्यादा दिखाना। मेकिंग द फाइनेंशियल पोजीशन अपीयर वीकर देन एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी आप तो है स्ट्रांग लेकिन अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं। ऐसा होता है, तो यही होता है सीक्रेट। सर कैसे क्रिएट होता है, लायबिलिटीज को ज्यादा कर दो,
एसेट्स को कम दिखा दो, क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा दो, ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दो, या प्रोविजन ज्यादा कर दो। आपका लगता है कि 10,000 डूबेगा, आप बोलते 20,000 डूबेगा, तो आप प्रोविजन क्या किए हुए, ज्यादा किए हुए हैं, खर्चा आप ज्यादा शो कर रहे हैं, लेकिन आपका खर्चा उतना होने वाला नहीं है। चलिए, ये इजी टॉपिक है। स्पेसिफिक रिजर्व, किसी पर्पस के लिए जो रिजर्व क्रिएट करते हैं ना, किसी पर्पस के लिए जो रिजर्व क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे हम डिवेंचर आगे से पढ़ना है। डिवेंचर होता है ऋण पद, जैसे कंपनी शेयर इशू करती है वैसे डिवेंचर इशू करती है। डिवेंचर इशू करके कंपनी को पैसा मिलता है। पीछे के हम देख रहे हैं, 2 बच्चे थोड़ा सा फोकस इधर काम कर रहे हैं, आगे करिए बेटा, अभिनव एंड साइज। तो जो डिवेंचर को रिडीम करने के जो हम रिजर्व क्रिएट करते हैं उसको DRR कहते हैं। क्या कहते हैं? बस इतना याद रखिए, डिवेंचर रिडम्पशन। डिवेंचर रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए एक CRR क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? कैपिटल रिडम्पशन। एक होता है इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं ना मार्केट में। क्या करते हैं मार्केट में? शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। तो कभी कभी होता है ना कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए लेकिन लॉस हो गया, ऐसा हो सकता है? एकदम हो सकता है, पॉसिबल 100% है कि लॉस होगा। लेकिन जो शेयर खरीदते वही लॉस होगा ऐसा नहीं है। हमारा 10 प्रकार के शेयर खरीदते तो कोई ना कोई लॉस में तो जाएगा ही जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर लॉस में चल रहा है तो उसी लॉस को फुल सेट ऑफ करने के लिए हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं IFR। क्या बोलते हैं? IFR का फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। वर्कर के क्लेम को पूरा करने के लिए हम एक क्लेम रिजर्व क्रिएट करते हैं, इसको WCR बोलते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। यही सब रिजर्व आपका यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं ना? चैप्टर खत्म है, टाइम हो रहा है। कल तक इस चैप्टर को रखते हैं। इसका एक्सरसाइज करके लीजिएगा, होमवर्क करिएगा, और कल प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि BST हम लोग बहुत दिन से नहीं पढ़ रहे हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है ना? हटा दें इसको। इससे एक्सरसाइज करिएगा, डाउट्स कल हम लोग करेंगे और क्वेश्चन कल करेंगे।